नमस्कार माय डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम डॉक्टर नेहा पुरोहित एंड आई एम बैक विद येट अनदर यूनिट on this splendid learning platform. We have a course for you called English Grammar for Competitive Exams. अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, उसमें ग्रामर की बात करें और एक्टिव पैसिव की बात ना हो तो इट्स नॉट पॉसिबल. So today we are going to have a look at one more topic called active and passive voice. So let's see one example here. हम हर रोज न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. न्यूज़पेपर्स में कई खबरें छपती हैं. कुछ ऐसी ही खबरें जो मैं रिपीटेडली पढ़ती हूँ, उनसे मैंने यहाँ पे एक समरी बनाई. सो व्हाट इज दिस समरी, व्हाट इज दिस पीस ऑफ न्यूज़? ये बात करिए एक एक्सीडेंट की. तो धीरे धीरे पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिखा है और समझने की कोशिश करते हैं हाउ इज इट रिलेटेड टू आवर टॉपिक. A deadly accident took place. Deadly मतलब भयानक सा, खतरनाक सा. Last night, a small red car was hit by an unknown vehicle. हमें नहीं पता कि कौन सा व्हीकल था, बट उस गाड़ी को टक्कर मार दी गई. The culprit, जिसने टक्कर मारी, the culprit left the victims on the road unattended. बहुत बार ऐसा होता है, लोग टक्कर मार के अपनी जिम्मेदारी निभाए बिना चले जाते हैं क्योंकि उन्हें सजा का डर है. And ran away from the spot. Later, the victims were taken to the hospital where they succumbed to the injuries and died. वो जो घायल हुए वो उनको इतनी लगी कि वो झेल नहीं पाए और उनकी मृत्यु हो गई. The police has identified the vehicle. अच्छी बात यह है कि जिस गाड़ी ने टक्कर मारी उसे पहचान लिया गया है. The vehicle that hit the car and the culprit has been arrested. The government should frame strict rules against such people who do not drive properly. देखने में बहुत आम सी खबर है, लगभग रोज ही पढ़ने को मिलती है, बट अगर आप ध्यान दें तो इसमें दोनों तरह के सेंटेंसेस का यूज हुआ है, एक्टिव भी और पैसिव भी. तो जब हमने कहा कि गाड़ी को टक्कर मार दी गई, तो वी वर नॉट बॉदर्ड कि किसने मारी. हमें ये था कि गाड़ी को टक्कर मार दी गई है एक अननोन गाड़ी. सो दिस इज व्हाई वी डू नॉट नो हु डिड द एक्शन, बट समथिंग हैपेंड. विक्टिम्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल. कौन लेके गया उस समय ये इंपॉर्टेंट नहीं है. इंपॉर्टेंट ये था कि विक्टिम्स को टाइम पे हॉस्पिटल ले जाया गया. बट द कल्प्रिट लेफ्ट. जिसने टक्कर मारी वो चला गया. अगर आप यहाँ गौर करेंगे तो ये एक एक्टिव वॉइस में सेंटेंस है. अब यहाँ पे वो भाग गया इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फोकस हमने दिया जो कल्प्रिट था, जिसने वो जुर्म किया, वो भाग गया. द पुलिस हैज आइडेंटिफाइड द व्हीकल. पुलिस को यहाँ पे हमें फोकस में लाना है क्योंकि पुलिस अपना काम अच्छे से कर रही है. उन्होंने उस व्हीकल को जिसने टक्कर मारी उसे पहचान लिया है. यहाँ पे हमने ये नहीं बोला कि वो गाड़ी पहचान ली गई है पुलिस के द्वारा. Why? Because we want to know, we want to show that police is doing its job perfectly. अब हम लास्ट में कह रहे हैं culprit has been arrested. उसको अरेस्ट कर लिया गया. यहाँ पे दोबारा पुलिस को मेंशन करना जरूरी नहीं है, तो हमने कहा culprit को अरेस्ट कर लिया गया है. और गवर्नमेंट को भी लास्ट में एक सलाह दी गई है, गवर्नमेंट शुड फ्रेम द स्ट्रिक्ट रूल्स. ये नहीं बोला कि स्ट्रिक्ट रूल्स शुड बी फ्रेम्ड बाय गवर्नमेंट. वाई? बिकॉज गवर्नमेंट को एक्शन में लाना जरूरी है. तो आपने यहाँ देखा कि कुछ सेंटेंसेस हैं जो एक्टिव में हैं, कुछ सेंटेंसेस हैं पैसिव में, और इसी तरह की चीजें आपको हर रोज सुनने को मिलती हैं. हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहां नारियों की पूजा की जाती है, कौन करता है पूजा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जहां नारियों की पूजा की जाती है बाय अननोन पीपल, वी डू नॉट फोकस ऑन कौन पूजा करता है, कौन उनकी रिस्पेक्ट करता है. इंपॉर्टेंट इज एक्शन की रिस्पेक्ट किया जाता है. वेल, दिस इज व्हाट एक्टिव एंड पैसिव. आप सोच रहे होंगे कि एक्टिव और पैसिव क्यों करें. कई बार डूअर अननोन है, हमें नहीं पता ये एक्शन किसने किया. कई बार डूअर है पर वो एक्शन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें तो भाई फोकस करना है अपने एक्शन पे. किसने किया इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. कुछ चीजें जो हमें हाईलाइट करनी है उसमें हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम सब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं या ऑब्जेक्ट को पहले ला रहे हैं. जैसे कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे हैं. पीपल स्पीक इंग्लिश इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. अब वो कौन से पीपल हैं फर्क नहीं पड़ता,
बात ये है कि इंग्लिश इज स्पोकन इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो आप समझ रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा जो फोकस है, जो इम्पोर्टेंट चीज है ध्यान देने वाली, कि इंग्लिश इज स्पोकन, इंग्लिश बोली जाती है। सेकंड में देखिए, एम्प्लॉयर्स डू नॉट प्रेफर अनएजुकेटेड पीपल फॉर गुड जॉब्स। अगर कोई एजुकेटेड नहीं है तो अच्छी नौकरियां मिलना मुश्किल है। तो एम्प्लॉयर्स पे यहाँ ध्यान नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता वो कौन से एम्प्लॉयर्स है। हमें फोकस करना है अनएजुकेटेड पीपल आर नॉट प्रेफर्ड फॉर गुड जॉब्स, उनको प्रेफर नहीं किया जाता। अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस लाइक हिंदी मूवीज, बहुत सारी हिंदी मूवीज हैं जिनका क्रेज है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब ये कौन से इंटरनेशनल ऑडियंस है जो हिंदी मूवीज को पसंद करते हैं, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा मतलब है हिंदी मूवीज आर लाइक्ड बाय अ लॉट ऑफ इंटरनेशनल ऑडियंस। और लास्ट में भी वी सी लेस ट्रैफिक इन द मॉर्निंग आवर्स। वो कौन लोग हैं जिनको मॉर्निंग में ट्रैफिक कम दिखता है? आप बोलेंगे सभी को दिखता है, तो फिर हम सभी पे फोकस क्यों करें? हम तो सिर्फ इस पे फोकस करेंगे, लेस ट्रैफिक इज सीन इन द मॉर्निंग आवर्स। सो दिस इज हाउ वाई एक्टिव वाई पैसिव, बात सिर्फ फोकस की है। आप जिस चीज पे फोकस करना चाहते हैं उसी को आपको करना है। ओके, नाउ एक्टिव और पैसिव को समझने से पहले कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। तो इससे पहले मैं अपने वीडियो में आगे बढ़ूं, मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि थोड़ी चीजें कुछ आपको पता होनी चाहिए। वो कौन सी चीजें हैं? नॉलेज अबाउट टेंसेस। सी, बिकॉज दिस इज वन टॉपिक दैट इज गोइंग टू मेक यूज ऑफ अ लॉट ऑफ टेंसेस। सो मैं आपसे ये उम्मीद रख रही हूँ, और इसलिए भी रख रही हूँ क्योंकि पिछले कुछ वीडियोस में हमने इस पार्ट को कवर किया है। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज टेंसेस की होनी चाहिए, क्योंकि जब मैं मेंशन करूँ सिंपल प्रेजेंट, पास्ट सिंपल, तो आपके दिमाग में क्लिक हो जाना चाहिए, ओके सिंपल प्रेजेंट मतलब ये स्ट्रक्चर। अगर वो नॉलेज नहीं है तो प्लीज रिवाइज, इस वीडियो पे आने से पहले उन चीजों को रिवाइज करें। फिर दूसरी चीज है नॉलेज अबाउट द मेन वर्ब्स एंड देयर फॉर्म्स। एक सेंटेंस में मेन वर्ब कहाँ आता है? इफ यू रिमेंबर इन यूनिट 1 वी हैव टॉक्ड अबाउट सब्जेक्ट, वी हैव टॉक्ड अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ब्स आल्सो। तो अगर आपको वर्ब्स की नॉलेज नहीं है, मेन वर्ब्स क्या हैं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या हैं, तो ये टॉपिक थोड़ा सा आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। वर्ब्स बहुत इजी है, जहाँ एक्शन दिखे, जहाँ कुछ काम होता हुआ दिखे, या किसी को डिस्क्राइब किया है तो हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं। तो ये वाली चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद तीसरी चीज है नॉलेज अबाउट द हेल्पिंग वर्ब्स आल्सो। ये इज एम आर जो चीजें होती है ना, हैज बीन, हैव बीन, वाज, वर, इनकी भी नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए। और लास्ट चीज है नॉलेज अबाउट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। यहाँ भी हम आपसे उम्मीद रख रहे हैं कि आपको पता है, क्योंकि पिछले यूनिट्स में हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, इन चीजों को भी आपको अच्छे से समझाया है। तो क्या आप रेडी है? क्या हम मूव करें? कैन वी मूव? चलिए देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जितने भी अंग्रेजी में सेंटेंस होते हैं, कैन वी पैसिवाइज देम ऑल? क्या आपके सामने कोई भी सेंटेंस रख दिया जाए, आप उसका पैसिव बना सकते हैं? द आंसर इज नो। हर चीज का पैसिव नहीं हो सकता। अगर किसी सेंटेंस को आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है तो कुछ रिक्वायरमेंट है, और ये जानना इसलिए जरूरी है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे जगहों पे इन्हीं चीजों को लेके फंसाया जाता है। बिकॉज वो आपसे बेसिक सी तो जानना चाह रहे हैं, उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऐसा सेंटेंस दे दिया जिसका पैसिव पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देखा होगा जब हमारे पास मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन होता है। वो नन ऑफ द अबव हमेशा फालतू नहीं होता, कई बार वो ही आंसर होता है। तो इस तरह की चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए कि अगर हम पैसिव नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते। नंबर 1, ओनली दो सेंटेंसेस दैट हैव अ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट कैन बी पैसिवाइज। जैसे मैंने शुरू में आपको एक सेंटेंस दिया था सिंपल सा, बर्ड्स फ्लाई या बर्ड्स फ्लाई इन द मॉर्निंग। इस सेंटेंस का पैसिव नहीं बन सकता क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं। बर्ड्स तो हैं, बर्ड्स आर योर सब्जेक्ट्स, फ्लाई भी है, वर्ब है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। तो दैट इज वाई सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होने चाहिए एक सेंटेंस में, तभी उसका हम पैसिवाइजेशन कर सकते हैं। द वर्ब शुड बी अ ट्रांजिटिव वर्ब। अब देखिए ये दो पॉइंट्स आपस में जुड़े हुए हैं,
क्योंकि ऑब्जेक्ट वही होगा जहां ट्रांजिटिव वर्ब होगा। जैसे आई स्पीक, तो आप बोलेंगे मैम व्हाट, तो मुझे ऑब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, आई स्पीक इंग्लिश, तो इंग्लिश बिकम्स योर ऑब्जेक्ट। तो ट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको एक ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए हमारा पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 समवेयर दे आर रिलेटेड। इफ एक सेंटेंस में कई बार ऐसा होता है एक की जगह दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं, तो आपको क्या करना है, उनके दो पैसिव बना देने हैं। जितने ऑब्जेक्ट उतना पैसिव, जनरली देखा गया है दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं तो दो पैसिव्स हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, माई फादर गिव्स मी द स्ट्रेंथ टू स्टैंड टॉल। हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वही तो हमें खड़े रहने की शक्ति देते हैं। दे आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, सो इज द केस विद मी। माई फादर, स्टैंड टॉल का मतलब है कुछ अच्छा करने की, तो माई फादर गिव्स मी द स्ट्रेंथ। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, एक तो मी है, मी इज योर ऑब्जेक्ट, और द स्ट्रेंथ ये भी ऑब्जेक्ट है। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो बेनिफिट लेता है वो होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो बेनिफिट होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो स्ट्रेंथ यहाँ पे हो गई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड मी हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सो कैसे पैसिव बना, आई एम गिवन द स्ट्रेंथ टू स्टैंड टॉल बाय माय फादर, या फिर एक और पॉसिबल है विच इज द स्ट्रेंथ टू स्टैंड टॉल इज गिवन टू मी बाय माय फादर। यहाँ पे थोड़ा सा प्रेपोजिशन फ्रेज लगा के हमने सेंटेंस को बना दिया, तो विच इज वेरी इजी, विच इज पॉसिबल। सो अब हम क्या करें, व्हाट डू वी डू, हम जब स्टार्ट करेंगे तो वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। तो अब देखते हैं जब हमें एक्टिव और पैसिव को अटेम्प्ट करना है तो कुछ रूल्स हैं वो हर तरह के सेंटेंस में अप्लाई होंगे। व्हाट आर दीज रूल्स, subject of the sentence becomes the object of the sentence. So subject becomes your object and object becomes your subject. इस चीज का ध्यान रखिए, थोड़ी सी स्वैपिंग हो जाती है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट की जगह चल जाता है, ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की जगह आता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जिस चीज पे हमें फोकस करना है, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ पे वो कौन लोग हैं जो इंग्लिश बोल रहे हैं इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। हमें तो ये बताना है कि इंग्लिश बोली जाती है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, राइट। सो दिस इज व्हाट द फोकस इज, इसलिए हम ये सारी स्वैपिंग करते हैं। तो पहला रूल जो हर केस में अप्लाई होगा वो होगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा। दूसरा रूल जो है, ऑल मेन वर्ब्स इन द एक्टिव सेंटेंस कन्वर्ट इनटू द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो जो भी वर्ब आपके एक्टिव में आया है और जब वो पैसिव में हम उसे कन्वर्ट कर रहे हैं उसको आपको थर्ड फॉर्म बना देना है। जैसे ईट होता है तो ईट, एट, ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म हो गया, तो ईटन इज द थर्ड फॉर्म दैट वी आर गोइंग टू यूज। सपोज एक है क्लैप, क्लैप, क्लैप्ड, क्लैप्ड, तो थर्ड फॉर्म यूज हो गया क्लैप्ड। अब मैं कोई सा भी एक्टिव कोई सा भी पैसिव बनाऊं, ये वाला रूल हर जगह यूज होगा। कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस होंगी बट ये रूल तो सब जगह लगेगा। So this you have to take care. What is the third one? The helping verbs change according to the subject of the passive sentence. कई बार क्या होता है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, जो ऑब्जेक्ट है वो प्लूरल है। अब जो पहला रूल है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आएगा, तो जो प्लूरल है वो सिंगुलर की जगह चला गया और सिंगुलर प्लूरल की जगह आ गया, तो इससे हमारे हेल्पिंग वर्ब भी अफेक्ट होंगे। तो हमें उस हिसाब से वो देखना पड़ेगा, और इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपके लिए सॉल्व किए हैं। तो डोंट वरी, डोंट गेट कंफ्यूज, वी आर गोइंग टू डील विद ऑल। एक बाय वर्ड ऐड हो जाता है, जैसे दिस वर्क इज डन बाय मी, तो ये बाय मी, आई डिड द वर्क, ये एक्टिव सेंटेंस में बाय नहीं था, पर जब हमने इसको पैसिव किया तो ये बाय ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। तो ये जो चार रूल्स है ना, ये सारे सेंटेंसेस में अप्लाई हो रहे हैं, इसलिए व्हाट यू हैव टू टेक केयर इज, अपने दिमाग में रखिए दैट ओके आई हैव टू कीप ऑल दीज 4 रूल्स इन माइंड सो दैट एवरीथिंग गोज फाइन। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे वन बाय वन।
मैंने आपको बोला था कि आपको थोड़ा बहुत टेंसेस की नॉलेज होनी चाहिए। तो टेंसेस में क्या होता है, देयर आर 3 टेंसेस, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन सभी तीनों के भी 4 फॉर्म्स होते हैं, ठीक है, सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्टिव का भी स्ट्रक्चर दिया है और पैसिव का भी स्ट्रक्चर दिया है, और वन बाय वन सारे एग्जाम्पल्स मैंने हर शीट पे सेम रखे हैं ताकि आप समझ पाए कि टेंसेस कैसे चेंज हो रहे हैं। आई हैव नॉट चेंज द एग्जाम्पल्स। तो अगर ये 4 सेंटेंसेस आपको यहाँ मिल रहे हैं, यही 4 सेंटेंसेस अलग फॉर्म में आएंगे, सो दैट यू नोटिस। अब यहाँ पे आपका होमवर्क क्या है, आपको ये देखना है कि मैम ने कौन सा फॉर्म चेंज किया, ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट से सिंपल पास्ट में बन गया। सो दिस इज हाउ वी आर टारगेटिंग 2 थिंग्स एट अ टाइम। हमारी टेंसेस की भी प्रैक्टिस हो रही है और हमारे एक्टिव एंड पैसिव वॉइस की भी प्रैक्टिस हो रही है। तो देखिए क्या होता है, जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंसेस लेते हैं तो एक्टिव में फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, ओके, आई डू द वर्क, आई टीच यू इंग्लिश, थिंग्स लाइक दैट। पर जब इसे पैसिव में करते हैं तो कुछ हेल्पिंग वर्ब्स इंट्रोड्यूस होते हैं, वो इज, एम या आर हो सकते हैं। ये अलग अलग क्यों हो सकता है, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट सिंगुलर है बट ऑब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, तो हमें चेंज करना पड़ेगा। और मेन वर्ब, जैसे मैंने आपको बताया कि मेन वर्ब को तो थर्ड फॉर्म में ही कर देना है। अब जरा सेंटेंसेस देखते हैं। शी पेंट्स द पिक्चर। आपको कैसे पता चला ये सिंपल प्रेजेंट है, आपको पता चला क्योंकि पेंट के साथ एस लग गया। द टीचर स्कोल्ड्स द स्टूडेंट। हरी डज नॉट, ये डज नॉट लगने से सिंपल प्रेजेंट हो गया। एंड माई फादर ड्राइव्स, हर सेंटेंस में एस ई एस लग गया। और अब देखिए यहाँ पे मैंने सारे मेन वर्ब्स को थर्ड में ऑलरेडी कर दिया है। ये पेंट का पेंटेड हो गया, स्कोल्ड का स्कोल्डेड हो गया, पे का पेड हो गया, ड्राइव का ड्रिवन हो गया। तो वो जो रूल था कि हर सेंटेंस में मेन वर्ब को तो हमें थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर देना है, दिस रूल वेरी वेल अप्लाइज हियर, ओके। अब शी यहाँ पे आपका सब्जेक्ट है और पिक्चर आपका ऑब्जेक्ट है। यू विल सी द पिक्चर बिकम्स, ऑब्जेक्ट बन गया सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट। क्योंकि ये शी यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह जा रहा है तो हम इसे शी नहीं लिख सकते, हमें इसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, हमें इसको शी को हर करना पड़ेगा। सो शी पेंट्स द पिक्चर, द पिक्चर। अब ये इज क्यों लगा, इज इसलिए लगा क्योंकि मैंने आपको बताया था जब सिंपल प्रेजेंट टेंस आप यूज करेंगे तो या तो आप इज लगाएंगे या आप एम लगाएंगे या फिर आप आर लगाएंगे, ओके, और इसके साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे। तो इसी वजह से क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो द पिक्चर इज पेंटेड बाय हर। द टीचर स्कोल्ड्स द स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे देखिए वही चीज हो रही है, टीचर तो है आपका सिंगुलर बट स्टूडेंट्स हैं आपका प्लूरल। तो जब स्टूडेंट्स सब्जेक्ट की जगह जाएगा तो हम इज तो नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें आर लगाना पड़ेगा। तो आंसर इज द स्टूडेंट्स आर स्कोल्डेड बाय द टीचर, ओके। हरी डज नॉट पे टैक्सेस, यहाँ पे भी ये जो टैक्सेस है ये प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए इज नहीं लग सकता। टैक्सेस आर नॉट पेड बाय हरी, हरी पीछे चले गए, टैक्सेस ऊपर आ गए। माई फादर ड्राइव्स एन ओल्ड कार, एन ओल्ड कार इज ड्रिवन बाय माई फादर। So I will repeat what happens in this sheet. All the main verbs are converted into the third form. So suppose आप बहुत बिगनर हैं, आपको ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, so there are some steps. जब आपके सामने क्वेश्चन आए, what you can do is सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए दिमाग में, या अगर अलाउड है पेपर में तो डू दैट। सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह कर दीजिए। फिर बस ये ध्यान रखिए कि ये टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सो आई हैव टू ऐड सम हेल्पिंग वर्ब्स। वो ऐड क्या होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स कौन से ऐड करने हैं, या तो इज या एम या फिर आर, सिंपल। और फिर जब आप ये अरेंजमेंट कर लेंगे सो मेक द सेंटेंस, इट विल बी वेरी इजी, इजंट इट? सो आई थिंक दिस शीट इज क्लियर। सिंपल प्रेजेंट टेंस हमने कर लिया, अब हम आगे बढ़ेंगे
प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस टेंस की क्या निशानी होती है? मैंने आपको बताया था आई एम यूजिंग द सेम सेंटेंसेस ताकि आप हर सेंटेंस का टेंस फॉर्म भी बना सके। सो सी व्हाट्स हैपनिंग, शी इज पेंटिंग। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी आ रहा है और आईएनजी फॉर्म आ रहा है। सो शी इज पेंटिंग द पिक्चर, द टीचर is scolding the students, Hari is not paying taxes, पहले does not था अब is not कर दिया, and my father is driving an old car। so continuous tense की निशानी है ing form, अगर ये present है तो is mr के साथ लगेगा। अब बहुत ज्यादा डिटेल में हम रिपीट नहीं करने वाले हैं बिकॉज यू ऑल आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स एंड यू कैन डू सम माइंड कैलकुलेशन। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव में इज एम आर प्लस आई एन जी लगता है, ये हमने देख लिया। पैसिव में क्या करते हैं, ये इज एम आर तो रहेगा ही रहेगा। आई एन जी फॉर्म को कैसे रिटेन करेंगे, क्योंकि मेन वर्ब का तो हमने थर्ड फॉर्म बना दिया, तो ये कैसे पता चलेगा कि एक आई एन जी भी था वर्ब में, एक एक्स्ट्रा वर्ड लगा देंगे बीइंग। बीइंग से क्या होगा, ये कंटिन्यूअस टेंस है ये पता लगेगा। सो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ड, देखिए मैंने सारे सेंटेंसेस को, सारे मेन वर्ब्स को थर्ड फॉर्म में कर दिया। यही रूल था कि कोई सा भी एक्टिव फॉर्म हो, कोई सा भी पैसिव फॉर्म हो, कोई सा भी टेंस हो, जब हम उसे पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो सारे मेन वर्ब्स आर कन्वर्टेड इनटू थर्ड फॉर्म्स। ओके, so the picture is being painted by her, she is painting the picture is being painted by her, the teacher is scolding the students क्योंकि प्लूरल हो गया are लगाया and being लगाना जरूरी है, they are being scolded by the teacher। Hari is not paying taxes are not being paid by Hari। My father is driving an old car is being driven by my father। So this completes present continuous tense। Present continuous के बाद क्या आता है, present perfect। present perfect में भी आप गौर करें, एक्टिव सेंटेंसेस वही हैं, फॉर्म्स चेंज हो गए। क्या करते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट में या तो हैज लगता है या हैव लगता है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, थर्ड फॉर्म एक्टिव में भी है, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो देयर इन योर पैसिव, दोनों में थर्ड फॉर्म मिलेगा। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या होगा, हैज बीन, हैव बीन हो सकता है, ये बीन लगाया हमने यहाँ पे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। कैसे, शी हैज पेंटेड द पिक्चर, द पिक्चर ये सब्जेक्ट हो गया, हैज लगा दिया, बीन लगा दिया एंड मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में आना ही था, तो हैज या हैव लगेगा प्लस बीन लगेगा, थर्ड फॉर्म विल रिमेन द सेम। सो द पिक्चर हैज बीन पेंटेड बाय हर, द टीचर हैज स्कोल्डेड द students because it is plural we are going to use have here, have been scolded by the teacher। okay, Hari has not paid taxes have not been paid by Hari। My father has driven an old car is my subject, has been driven by my father। okay, so has और have plus been, कंटिन्यूअस में हमने एक्स्ट्रा लगाया था being, यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा चीज लगा दी been, मेन वर्ब रिमेन्स द सेम, जो आपके हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो भी सेम। इसके बाद में आ गई सिंपल पास्ट। नाउ माय इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स मस्ट बी थिंकिंग, मैम आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस तो छोड़ ही दिया, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पैसिवाइजेशन पॉसिबल नहीं होता। इनफैक्ट आपके जितने भी टेंसेस हैं उसमें जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस है ना, दे आर नॉट पैसिवाइज, इनका पैसिव कंस्ट्रक्शन नहीं होता, दैट इज व्हाई वी आर नॉट डिस्कसिंग। अब सिंपल पास्ट में व्हाट इज द चेंज, एक सिंपल पास्ट को, सिंपल पास्ट क्या चीज बनाती है, वर्ब, वर्ब की यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगती है, सो डू डिड।
ईट एट, स्लीप स्लेप्ट। ये सारी चीजें सेकंड फॉर्म में सिंपल पास्ट बनाती हैं। जब हम इसे पैसिव करते हैं तो हम इज एम आर का पास्ट कर देंगे, बिकॉज प्रेजेंट सिंपल में व्हाट वर द हेल्पिंग वर्ब्स दैट वी वर यूजिंग, इज एम आर। अब यहाँ पे हो रहा है वॉज वर, और मेन वर्ब की शर्त आपको मालूम है, मेन वर्ब तो थर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट होना है। तो वही सारे सेंटेंसेस सेम अब सिंपल पास्ट में कैसे कन्वर्ट होते हैं, लेट्स सी। शी पेंटेड द पिक्चर, द टीचर स्कोल्डेड द स्टूडेंट्स, हरी डिड नॉट पे टैक्सेस। याद करिए सिंपल प्रेजेंट में डज नॉट था, ये डज नॉट कन्वर्ट हो गया डिड नॉट। माई फादर ड्रोव एन ओल्ड कार, ड्राइव्स चेंजेस इनटू ड्रोव। तो जहां पे इज एम आर लग रहा था सिंपल प्रेजेंट में, वहां वॉज वर्ड लग गया। So the picture was painted by her. The students were scolded by the teacher. Taxes were not paid. An old car was driven. Very simple. By the end of present tense, active passive थोड़ा समझ में आने लग जाता है। Why? Because present का हमें past बनाना होता है। So I think you are now getting. अगर कहीं भी confusion है, please go back. आपके पास facility है, थोड़ा सा rewind करके देख सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ ऑल टेंसेस, प्रेजेंट टेंस खत्म होते ही कुछ एक वर्कशीट खोलिए, सॉल्व करिए, रेफर टू द लेसन, समझ में आ जाएगा। सिंपल प्रेजेंट के बाद क्या चीज आनी चाहिए, सॉरी प्रेजेंट पास्ट सिंपल के बाद आया हमारा पास्ट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस टेंस है तो आईएनजी, आईएनजी तो आएगा ही, और प्रेजेंट में इज एम आर लगता है, यहाँ पे वॉज वर्ड लगेगा। तो you can see the sentences. She was painting the picture, the teacher was scolding the student, Hari was not paying the taxes, my father was driving। rule applies, subject बन गया object, object बन गया subject, main verb को हमने थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, और हमने continuous tense है तो एक वर्ड एक्स्ट्रा लगा दिया। what is that extra word? this extra word is your being। तो क्या सेंटेंसेस बने, द पिक्चर वॉज बीइंग पेंटेड बाय हर, द स्टूडेंट्स वर बीइंग स्कोल्डेड, वर क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स है, द स्टूडेंट्स वर बीइंग स्कोल्डेड बाय द टीचर, टैक्सेस वर नॉट बीइंग पेड, एन ओल्ड कार वॉज बीइंग ड्रिवन बाय माय फादर। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं। जब कंटिन्यूअस हो गया तो नेक्स्ट आता है आपका परफेक्ट। परफेक्ट में प्रेजेंट पे हम यूज कर रहे थे हैज और हैव। पैसिव वॉइस में हमने इसके साथ एक बीन और ऐड कर दिया था। तो व्हाट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ हैज और हैव? इट इज हैड। So instead of has or have, now we are going to use had. Had plus been. Okay? Sentences are going to be the same. देखते हैं कैसे? She had painted the picture, which converts into the picture had been painted by her. The teacher had scolded the students. The students had been scolded by the teacher. हरी हैड नॉट पेड टैक्सेस। जब हमने बोला हरी डिड नॉट पे टैक्सेस तो ये हुआ था सिंपल पास्ट। अब हमने बोला हरी हैड नॉट पेड द टैक्सेस, ये हो गया आपका पास्ट परफेक्ट। एंड टैक्सेस हैड नॉट बीन पेड बाय हरी। माय फादर हैड ड्रिवन एन ओल्ड कार, एन ओल्ड कार हैड बीन ड्रिवन बाय माय फादर। सो दिस इज अबाउट पास्ट परफेक्ट। As I said, perfect continuous tenses do not change into passive voice. So अब सीधे हम बढ़ेंगे आगे future tense में। So from simple present to future perfect, here comes simple future. Future क्या है? Future makes the use of will. Shall भी use होता है, but generally we use will. Okay? And first form of the verb. एक चीज आप हमेशा याद रखिए, फ्यूचर के साथ प्रेजेंट मिंगल हो सकता है, पास्ट कभी मिंगल नहीं होगा। दैट मीन्स फ्यूचर विल ओनली टेक फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कभी भी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ये सारी चीजें नहीं लगेंगी एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ऑफ कोर्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रहा है। सो वील सी। अब
यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, she will paint the picture. Okay, so the picture will be painted by her. Will be, क्योंकि be is also a form of is MR. The teacher will scold the students. The students will be scolded by the teacher. Hari will not pay taxes. Taxes will not be paid by Hari. And my father will drive an old car. An old car will be driven by my father. Now you may see कि मैंने future continuous tense भी use नहीं किया, because future continuous tense is also not converted into passive voice. So we now come to the last one, future perfect. Perfect में as I said will have been होता है. Okay, so she will have painted the picture. This is your future perfect tense, क्योंकि future है तो हमें will लगाना है, will have लगाया, so third form of the word लग गया. She will have painted the picture. The answer is the picture will have been painted, because perfect में we are using been. Then the next sentence is the teacher will have scolded the students. The students will have been scolded by the teacher. Hari will not have paid taxes. Taxes will not have been paid by Hari. My father will have driven an old car. An old car will have been driven by my father. You know what? अगर आप एक्टिव और पैसिव में मास्टरी करना चाहते हैं, so there is one tip. Do this kind of a thing. There has to be one sentence in your mind. उस सेंटेंस को आपको सारे टेंस फॉर्म्स में कन्वर्ट करना आना चाहिए और ओरली अपना टेस्ट लेते रहिए. I eat an apple is eaten by me. I am eating an apple is being eaten by me. I have eaten an apple has been eaten by me. इस तरह से अपने आप को मॉक ड्रिल्स दीजिए. So when all these rules get stored in your mind, I guarantee कि कोई सा भी मल्टीपल क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए, किसी भी तरह का कन्वर्ट करने का क्वेश्चन आ जाए, these rules will always help you do well. So passive voice is not a difficult topic. The only thing is passive voice has to be dealt with clearly. Okay, so with this I end the video today, and this topic also has a part 2 because ये थोड़े लंबे rules हो गए. Let's take a small break. See you all in video number 2 for active and passive voice. Goodbye.